बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस करेंगे स्लोप। और स्लोप का सेकंड नेम है हमारे पास ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट, और इसको हम लोग डिनोट किया करते हैं स्मॉल एम के साथ। स्लोप और ग्रेडियंट, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम के साथ। अच्छा बेटा, स्लोप बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो पहला हमारा फोकस होगा स्लोप की कैलकुलेशन के ऊपर, कि हम लोगों ने स्लोप को कैलकुलेट कैसे करना है, स्लोप की वैल्यू को फाइंड कैसे करना है। जब हम लोग ये सीख जाएंगे ना कि स्लोप को हम लोगों ने फाइंड इस तरह से करना है, उसके बाद हमें इसकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी कि बेसिकली स्लोप है क्या। तो हम लोग चलते हैं सिंपली इसकी कैलकुलेशन की तरफ और इसके फार्मूले की तरफ। तो स्लोप को फाइंड करने के लिए अगर हम लोग फार्मूले की बात करें, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मतलब ये फार्मूला आप लोगों ने बेटा उस टाइम पर यूज करना है जब आप लोगों को कोई से भी दो पॉइंट्स गिवन हो, कोई से भी दो पॉइंट्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आपने इनका स्लोप फाइंड करना है। जैसे मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए भी दो पॉइंट्स गिवन होते थे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी दो पॉइंट्स गिवन होते थे, तो बेटा स्लोप फाइंड करने के लिए भी आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे। अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी का स्लोप फाइंड करें या बी से ए का स्लोप फाइंड करें, स्लोप की वैल्यू का आंसर सेम रहेगा आपके पास। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x1 y1 एंड x2 y2 कौन से पॉइंट्स को कहते हैं। सिंपली आप लोगों ने y2 माइनस y1 को डिवाइड कर देना है x2 माइनस x1 के साथ। अच्छा, अब हम लोग अपनी तरफ से कोई भी दो पॉइंट चूज कर लेते हैं। सपोज कोई सा भी एक पॉइंट बोलो, कोई सी भी वैल्यूज बता दो, 3 एंड 5। ये हमारे पास एक पॉइंट है। कोई सा दूसरा पॉइंट जी बचे, कोई सा सेकंड पॉइंट, कोई सा भी सेकंड पॉइंट बोल दो, ऐसे ही जैसे 5 एंड 9। अब हमने इनके स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्लोप फाइंड करने के लिए देखें, आप लोगों ने ना वैल्यूज के ऊपर ऐसा फोकस नहीं करना, कुछ भी वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं। आप लोगों ने ना कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रहना है। अब आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह दो। अब फार्मूलाज की अगर बात करें तो यहां पर आके y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9। 9 माइनस y1 5 डिवाइडेड बाय x2 5 माइनस, और जाकर इसको सॉल्व कर लें तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड द आंसर इज द स्लोप इज 2। इन दो पॉइंट से जो स्लोप की वैल्यू है वो 2 है। तो ये इतना सा क्वेश्चन था हमारे पास। अब देखो, अगर मैं इसको यूं करता ना, 5 माइनस 9, मतलब मैं y2 5 को कंसीडर कर देता और y1 9 को कंसीडर कर देता, तो मैं इसको लिखता y2 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5। अब यहां पे देखो -4 डिवाइडेड बाय -2, तो बेटा नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसल इज इक्वल टू, अब ये भी आंसर वही 2 ही है। ऑल राइट, क्या स्लोप फाइंड हो जाएगा हम लोग। अच्छा, अब देखें बेटा, इस स्लोप को जब भी हम लोग फाइंड करते हैं ना, तो स्लोप की चार वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल होती हैं। स्लोप की चार वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। स्लोप की जैसे अभी 2 फाइंड किया तो ये एक पॉजिटिव स्लोप था। इसी तरह स्लोप की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो सकती है। स्लोप की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है। एंड स्लोप की वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है। चार किस्म के स्लोप हमारे पास हो सकते हैं। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इंफिनिटी। अच्छा, अब ये चीज किस पे डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव कैसे आएगी, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी। इसके लिए अगर हम लोग बात करें ना, ये होते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस हमने देखनी होती है, स्ट्रेट लाइंस की डायरेक्शन। हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस होती है ना, वो स्ट्रेट लाइंस चार किस्म की होती हैं। स्ट्रेट लाइंस की डायरेक्शंस
4 किस्म की होती है। कौन कौन सी? देखिए, अगर आप इसको इस तरह से बना दें तभी तो स्ट्रेट लाइन ही है। अगर आप इसको इस तरह से बना दें तभी स्ट्रेट लाइन ही है। अगर आप इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दें तब भी स्ट्रेट लाइन है। और अगर आप इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दें तब भी स्ट्रेट लाइन है। ऑल राइट, है सारी स्ट्रेट लाइन, लेकिन हर लाइन की डायरेक्शन इस तरह से है। तो टोटल 4 डायरेक्शन होती हैं। तो चारों स्ट्रेट लाइंस के स्लोप डिफरेंट होते हैं। चारों स्ट्रेट लाइंस के स्लोप डिफरेंट डिपेंड करते हैं उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन के ऊपर। ये जो फर्स्ट वाला है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन, आपको क्या लगता है इसकी डायरेक्शन क्या है? देखो, आपने स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट देखनी है, राइट टू लेफ्ट नहीं देखनी। हमेशा जब भी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन देखनी है, हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो अगर देखो, मैं अगर लेफ्ट टू राइट मूव करूं तो मैं अपवर्ड जा रहा हूं या डाउनवर्ड? तो ये मेरे पास अपवर्ड लाइन है, ये अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है। तो अब अगर इसको देखो, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करो तो हम लोग डाउनवर्ड आ रही हैं या अपवर्ड जा रही हैं? तो ये डाउनवर्ड लाइन है। ये बात क्लियर? अच्छा, अब इसकी बात करें तो ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? ये मैंने पहले भी आपको बताई थी। नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नेम क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अ लाइन which is parallel to x axis is called horizontal line. All right, और ये वाली लाइन कौन सी है? वर्टिकल लाइन। इसका सेकंड नेम क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, अब इसकी तीसरे तीसरे नेम भी मौजूद है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, बेटा एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है लेकिन वाई एक्सिस के तो परपेंडिकुलर में आ जाती है। तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए 3 नेम यूज किए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। एक ही लाइन की बात हो रही होती है, सिर्फ वर्ड्स चेंज किए जाते हैं। इसी तरह वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ऑल राइट, एक ही लाइन की बात हो रही होती है। जबकि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये ऐसे ही हमारे पास रहते हैं। बेटा, अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव के सामने मैंने अपवर्ड लाइन बना दी थी। अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर डाउनवर्ड है तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऑल राइट, अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0, और अगर वर्टिकल है तो स्लोप इन्फिनिटी होता है। ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? क्लियर? आपसे एमसीक्यूज इस तरह के पूछे जा सकते हैं। आपसे कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन, या आपसे कह सकता है द स्ट्रेट लाइन मूव्स अपवर्ड, द स्लोप इज, और ऑप्शन में होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इन्फिनिटी। तो किसको जाके टिक करोगे? किसको टिक करोगे? इफ स्ट्रेट लाइन मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड पॉजिटिव, ओके। अच्छा, इफ स्ट्रेट लाइन मूव्स डाउनवर्ड नेगेटिव, if the slope is infinity then the straight line is vertical। शाबाश। तो इस तरह से भी हो सकता है, स्लोप की वैल्यू बता दे पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इन्फिनिटी, और ऑप्शंस में आ जाए द स्ट्रेट लाइन इज अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो अगर आपसे कहते हैं स्लोप इज 0, द स्ट्रेट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। ऑल राइट, लेकिन अब इसके बाकी नेम्स याद रखना, हो सकता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का वर्ड ना यूज करें,
तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इस किस्म के नेम यूज कर सकता है, कोई इशू। अच्छा, अब जो आप लोगों ने मुझे ये एग्जांपल बताए थे और हमारे पास स्लोप आ गया था पॉजिटिव। अब यहां पर अगर देखें ना, बेसिकली स्लोप है क्या? स्लोप है चेंज इन वाई। जब आपने किया y2 माइनस y1, तो ऐसा नहीं है जैसे y की दोनों वैल्यूज के दरमियान चेंज फाइंड करने जा रहे हो। कैसा नहीं था कि दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस कितना है, और डिवाइडेड बाय आपने किया चेंज इन x, कि x की दोनों वैल्यूज के दरमियान चेंज कितना है, डिफरेंस कितना है। ऐसे ही था ना? तो बेटा आप यहां पर देखो कि y की वैल्यूज में चेंज, आप इस पॉइंट से इधर चले जाओ या इस पॉइंट से इधर आ जाओ, कोई फर्क नहीं, लेकिन किसी एक पॉइंट को अपना अपनी मंजिल कंसीडर करो। पर आप ये समझे कि जैसे मैं इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट की तरफ जा रहा, तो आप देखिए y की वैल्यू में चेंज 5 से 9, इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है। शॉप इंक्रीज को आप पैरों से हम लोग शो करते हैं। y की वैल्यू में इंक्रीज आया, तो इसकी वजह से x में देखें, x की वैल्यू में क्या है, 3 से 5 पे पहुंच गए। इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज है। शाबाश। तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों वैल्यूज, वेरिएबल्स की वैल्यूज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं। अच्छा, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज करें, इसका ये मतलब नहीं है। अब यहां पर देखें, y में तो 4 यूनिट्स का इंक्रीज था, लेकिन क्या x में 4 यूनिट का इंक्रीज था? नहीं, x में 2 यूनिट्स का इंक्रीज था। ऑल राइट, लेकिन था तो इंक्रीज। सिर्फ डायरेक्शन देखनी है कि x की वैल्यूज में इंक्रीज है, तो y की वैल्यूज में इंक्रीज है या डिक्रीज है? तो उसमें भी इंक्रीज है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो स्लोप पॉजिटिव होता है। इफ x and y moves in same direction, slope is positive। ये पॉजिटिव स्लोप के साथ ये लाइन लिख लो। इफ x and y moves in same direction, then slope is positive। अच्छा, क्या मुझे इसकी एग्जांपल दे सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में से कोई एग्जांपल, कि एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी चीज इंक्रीज हो गई? प्रैक्टिकल लाइफ से कोई एग्जांपल, एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी चीज इंक्रीज हो गई। चलिए पहले एग्जांपल मैं देता हूं। मेरी इनकम के इंक्रीज होने से मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। ऐसा ही है ना? मेरी इनकम ज्यादा हुई, जब इनकम ज्यादा हुई मैंने अपने एक्सपेंसेस भी ज्यादा कर दिए। पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप है तो इसकी स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? अपवर्ड, अंडरस्टूड है, अपवर्ड बनेगी कि अगर एक्स एंड वाई बोथ मूव्स इन सेम डायरेक्शन, स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्ट्रेट लाइन इज अपवर्ड। और पहले वाली बात तो वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, फिर से एक एग्जांपल दे दी, कोई और एग्जांपल। डिस्टेंस के इंक्रीज करने से पेट्रोल ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे ही है ना? पॉजिटिव स्लोप है। शाबाश, गुड एग्जांपल। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा रोटियां खाएंगे। पॉजिटिव स्लोप है। ओके, ज्यादा इनकम होगी, सेविंग भी ज्यादा करूंगा। पहले सेविंग नहीं हो पा रही थी, इनकम में इंक्रीज आ गया, मैंने एक्सपेंस सेम रखा, अपनी सेविंग बढ़ा दी, सेव करना शुरू कर दिया। इनकम के इंक्रीज करने से सेविंग भी इंक्रीज हो गई। ऑल राइट, बात समझ आई आप बच्चों को? अब ये प्रैक्टिकल लाइफ से कोई एग्जांपल देकर भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट चलें। अब अगर फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया, तो बताइए नेगेटिव स्लोप कब होगा? नेगेटिव स्लोप कब होगा? पॉजिटिव स्लोप समझ आ गया कि व्हेन x and y moves in same direction the slope is, तो नेगेटिव स्लोप के लिए क्या कह दोगे? when x and y moves in
ऑपोजिट डायरेक्शन, स्लोप इज, क्या मतलब कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज। अच्छा बेटा, ये जो पहली एग्जांपल हमने की थी इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि दोनों इंक्रीज करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव, दोनों डिक्रीज करेंगे तो स्लोप नेगेटिव। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा मूव्स इन सेम डायरेक्शन, चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज, मूव्स इन सेम डायरेक्शन तो स्लोप पॉजिटिव। लेकिन अगर एक के इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज हो जाता है तो स्लोप नेगेटिव। ये बात समझ आ गई है? नेगेटिव स्लोप के साथ ये लाइन लिख लो, if x and y moves in opposite direction, slope is negative. अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कि स्लोप नेगेटिव हो, कि x एंड y हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। अब इसकी हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या बनेगी? तो फर्स्ट एग्जांपल, प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड कम हो जाती है। अब देखिए, जो महंगी चीजें होती है ना, जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं, वहां पे आपको रश कम नजर आता है। लेकिन जो सस्ती चीजें होती हैं या जहां जिस ब्रांड पर सेल लग जाए वहां पर आपको तादाद ज्यादा मिलेगी, वहां पे खरीदार ज्यादा मिलते हैं। तो देखो, प्राइसेस के इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सेल जब लगाते हैं ना तो प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं। तो प्राइसेस के डिक्रीज करने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? ये बेस्ट एग्जांपल है नेगेटिव स्लोप के लिए। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है इस चीज की। शाबाश, गुड। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। और स्लोप की वैल्यू क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन में? जीरो। अब यहां पर देखें, मैं ना आपको जरा ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये देखो, ये है मेरे पास y एक्सिस, ये है मेरे पास, और यहां पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू, ये इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसके स्लोप की वैल्यू जीरो। अच्छा, अब यहां पे देखो यार, मैं अगर इस पॉइंट की वैल्यू पूछूं, मैं आपसे इस पॉइंट की वैल्यू पूछूं, या मैं आपसे इस पॉइंट की वैल्यू पूछूं, अब देखिए एक्स चेंज हो रहा है लेकिन वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। हर पॉइंट के लिए सपोज अगर मैं यहां पे कह दूं कि वाई की वैल्यू 5 है, आप हर पॉइंट के लिए वाई को कांस्टेंट रखोगे, 5 ही रखोगे, लेकिन एक्स चेंज हो रहा होगा। सपोज मैं आपसे यहां पे कह दूं यहां पे है 2, यहां पे है 4, अब मुझे ये वाला पॉइंट क्या बताएंगे? 2 एंड, अब मुझे ये वाला पॉइंट क्या बताएंगे? 4 एंड 5। देखो वाई सेम, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक्स के चेंज करने से वाई पे कोई फर्क ना पड़े, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक्स के चेंज करने से वाई पे फर्क ना पड़े, वहां पर स्लोप की वैल्यू जीरो। ऑलराइट, अब देखो आप खुद बताओ, स्लोप फाइंड करने के लिए हमने कहा था न्यूमरेटर में चेंज इन वाई, और वाई में चेंज ही नहीं है, न्यूमरेटर जीरो हो गया, आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। बात क्लियर हो गई आप सब बच्चों को? मेरी इनकम यार जितनी मर्जी हो जाए, मैं दिन में 3 टाइम का खाना खाता हूँ, बाद में भी 3 टाइम का ही खाऊंगा। क्या कोई फर्क पड़ा है? मैं 2 रोटी खाता हूँ एक टाइम पे, बाद में भी 2 ही खाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता इनकम बढ़ गई तो आज भी 5 रोटियां खानी है। नहीं, उसकी अपनी एक कैपेसिटी है। इस चीज का हमारी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं। ऑल राइट। तो कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि एक चीज के चेंज करने से दूसरी चीज चेंज हो जाए, ये जरूरी नहीं होता, हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एक चीज को चेंज करते हो ना तो उस दूसरी चीज उसकी वजह से दूसरी चीज में इंक्रीज आता है। कभी ऐसा होता है कि अगर आप एक चीज को चेंज करते हो उसकी वजह से दूसरी चीज में डिक्रीज आता है। कभी ऐसा होता है कि आप एक चीज को चेंज करते हो दूसरी पे फर्क ही नहीं पड़ता। ऑल राइट, अन रिमेन्स अनचेंज। तो मैं ये कह सकता हूं, इफ y remains unchanged the slope is 0। अब
अब अगर हम लोग डिस्कस करें ना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वैल्यू कब आती है? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। देखें, फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर 0 हो जाए तो 0 आंसर आता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 हो जाए, आपका कैलकुलेटर सिंटैक्स एरर दे देगा, वहां पर एरर शो हो जाएगा, वैल्यू कभी भी नहीं बताएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर को 0 रख के डिवाइडेड बाय एनी कांस्टेंट नंबर करो, आंसर 0 आएगा। ऑलराइट। अच्छा, अब देखो भाई, आपका डिनोमिनेटर 0 कब आएगा? जब एक्स में कोई चेंज ही ना हो, जब एक्स की वैल्यू रिमेन्स सेम हो। डिनोमिनेटर में एक्स था ना, जब एक्स की वैल्यू स्टार्ट में भी सेम हो, एंड में भी सेम हो, किसी किस्म का कोई चेंज ही ना हो एक्स की वैल्यू में, तब आपके पास स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। क्लियर? अब देखें, उसके लिए जो आपका ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से आपके पास बनेगा। ये देखें, ये लाइन वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगर यहां पे गौर करें, भाई मैं चाहे जिस मर्जी पॉइंट पे चला जाऊं, क्या एक्स की वैल्यू चेंज होगी? नहीं। वाई चेंज होगा, लेकिन एक्स में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना। ऑल राइट। तो ऐसी सिचुएशन में स्लोप की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब तक बेटा जो हम लोगों ने पढ़ा, उसको अगर समराइज करें ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि स्लोप, जिसे हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है इसको, इसको फाइंड करने के लिए कोई से दो कोऑर्डिनेट्स का होना जरूरी है। हमारे पास कोई से दो कोऑर्डिनेट्स का होना जरूरी है, मतलब 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, स्लोप फाइंड करना हो, तो आप लोगों ने y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ये फार्मूला यूज कर लेना है, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लोगों ने इसकी थोड़ा सा इन डिटेल जाके देखा कि भाई स्लोप कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो बेटा स्लोप की टोटल ना 4 वैल्यूज आ सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इंफिनिटी। ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है हमारी, हम लोग जो स्लोप कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ना, वो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शंस के ऊपर। तो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शंस भी 4 होती हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अगर स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड है तो स्लोप पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो स्लोप नेगेटिव। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है स्लोप 0, और अगर वर्टिकल है तो स्लोप इन्फिनिटी। अब हमने ये देखना है कि यार अगर पॉइंट्स को देखें, मतलब मेरे पास ग्राफ नहीं बना हुआ, मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, तो उन पॉइंट्स को देखकर मुझे कैसे पता चलेगा कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है या इन्फिनिटी है? या उन पॉइंट्स को देखकर मुझे कैसे पता चलेगा कि इनसे बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? पॉइंट्स को देखकर कैसे पता चलेगा? तो देखा जाता है कि अगर एक्स एंड वाई सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे वैल्यूज कम ज्यादा जो मर्जी हो, लेकिन अगर एक के इंक्रीज करने से दूसरा भी इंक्रीज करता है, या एक के डिक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज करता है, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो स्लोप पॉजिटिव और स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड होती है। ऑलराइट। अगर एक्स एंड वाई की डायरेक्शन अपोजिट है, कि एक के इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज कर जाए या वाइस वर्सा, तो स्लोप नेगेटिव और स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। अगर y की वैल्यू में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए, x के चेंज करने से y रिमेन्स अनचेंज, तो स्लोप की वैल्यू 0 और स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी। अगर x की वैल्यू में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए, x रिमेन्स अनचेंज, तो स्लोप की वैल्यू इंफिनिटी और स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन वर्टिकल। सबको क्लियर हो गया? बेटा ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड, कि हम लोगों ने स्लोप को कैलकुलेट करना सीखा,
और साथ में उससे रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट, स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन बता दी जाती है, इक्वेशंस दी जाती हैं। अब इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ी थी ना, एक इक्वेशन दी जाती है, जैसा कि हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है, सपोज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26। सपोज कुछ ऐसी वैल्यू है हमारे पास और हमसे कहा गया फाइंड स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि अगर वेरिएबल्स की पावर 1 होती है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, अब हमने देखना है कि भाई अब देखो इससे तो हमें पॉइंट नहीं मिल रहे, तो बेटा ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं होता। स्लोप फाइंड करने के लिए अब ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होना इसके ऊपर। अब क्या करना है, हमने इस स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म। इस फॉर्म में इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। किस फॉर्म में? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में। अब यहां पर देखें ना, तो बेटा y के साथ क्या किसी किस्म का कोई कोफिशिएंट है लेकिन 1, और वो 1 शो नहीं होगा। 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट नहीं रखना। मतलब आप अगर इसको अरेंज करने के लिए बात करें, आप मुझसे कहेंगे सर इसको अरेंज करना है तो ये लें 5y इज इक्वल टू -3x प्लस 26। किसी भी बच्चे को कोई एतराज इस इक्वेशन की रीअरेंजमेंट पर कि ये स्टेप मैंने ठीक किया हुआ है, लेकिन बेटा ये मैंने इस फॉर्म में नहीं किया हुआ। आपने ये नहीं समझ लेना बस कन्वर्ट हो गई है, नहीं। अगर आप दो लोग देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में y का कोफिशिएंट क्या है? जबकि यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है? 5। कन्वर्ट नहीं हुआ अभी तक। अब मैंने क्या करना है, y का जो 5 है ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाना है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -3/5x प्लस 26 ये 5 बेटा इन दोनों के साथ डिवाइड होगा, किसी एक के साथ नहीं। आपने इधर इन दोनों के साथ जाके 5 को डिवाइड कर देना है। अब देखो क्या कन्वर्ट हुई है? क्या अब आपको इस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन नजर आ रही है? तो बेटा यहां पर अगर देखें y की जगह पर तो y, x की जगह पर x, तो देखो m x का कोफिशिएंट स्लोप ऑफ द इक्वेशन, और उसको किससे डिनोट किया जाता है? m से। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको m की क्या वैल्यू मिली? m इज इक्वल टू -3 ये स्लोप ऑफ द इक्वेशन। ऑलराइट, कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो, आपने उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और x का कोफिशिएंट स्लोप ऑफ द इक्वेशन बन जाता है। कोई इशू यहां तक क्लियर? और आपको याद है आपने x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट पढ़े थे? याद है x इंटरसेप्ट क्या था आपके पास? शाबाश, अ पॉइंट on x-axis where y is equal to 0 is called x-intercept। तो y-intercept क्या था? शाबाश, गुड। द पॉइंट ऑन y-axis where x is equal to 0 उसे क्या कहते हैं? y। बेटा यहां पर ये जो c है ये बेसिकली y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। यहां अगर आपके पास इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो C स्टैंड फॉर कांस्टेंट नंबर नहीं है। अब देखिए अगर इस फॉर्म में है ना 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 26, और ये जो 26 है ये कांस्टेंट नंबर है, लेकिन 26/5 ये कांस्टेंट नंबर नहीं है। यहां पर इस C से मुराद होता है
y इंटरसेप्ट, इस सी से क्या मुराद है, y इंटरसेप्ट। तो एक ही इक्वेशन को जब आप लोग रीअरेंज करते हैं तो आप बेसिकली दो चीजें फाइंड करके दे सकते हैं, स्लोप ऑफ द इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, 26/5। अगर पूछे कि y इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन क्या है, तब भी सेम मेथड है, लेकिन c की वैल्यू बता दो तो वो y इंटरसेप्ट, और अगर m की वैल्यू x का कोफिशिएंट बता दो तो वो स्लोप ऑफ द इक्वेशन। ओके हो गई ये बात। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे कोई इक्वेशन लिखवाएं अपनी मर्जी की, आप लोग मुझे कोई भी इक्वेशन, मतलब इस तरह की स्ट्रेट लाइन कोई भी मुझे इक्वेशन लिखवा दें। -5 x बाय कुछ लगवाओ ना, -5x प्लस 12y इज इक्वल टू 13, 39, 13 जो मर्जी कर लो। ऑल राइट, चलो स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करो। इक्वेशन आपने लिखवाई है तो फाइंड भी आप करो, जब मैंने लिखी थी तो मैंने फाइंड किया था। अब इसके लिए देखें, 12y इसको इसी साइड पे रहने दें इज इक्वल -5x, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस, अब ये 12 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करते हैं, y इज इक्वल टू 5/12x प्लस 13/12, m इज इक्वल टू, ये है बेटा स्लोप ऑफ द इक्वेशन, एंड c इज इक्वल टू, और ये है आप लोगों के पास वो इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। सर अगर यहाँ 5/12 की जगह 6/12 होता तो इसकी कटिंग नहीं करता। हाँ, अगर सपोज के यहाँ पे 5 नहीं होता, यहाँ पे 6 होता तो 1/2 स्लोप की वैल्यू आ जाती, और अगर सपोज के ये 12 डिवाइडेड बाय 6 बनता तो 2, मतलब आपने सिंप्लीफाई करके बताना है। ओके अच्छा, आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा अब देखिए, जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन होती है ना, तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मेरे पास, ax प्लस by इज इक्वल टू, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c। तब यहां पे देखें बेटा, इस इक्वेशन में a की क्या वैल्यू नजर आ रही है आप लोगों को, फर्स्ट इक्वेशन में a की क्या वैल्यू नजर आ रही है आपको, b की क्या वैल्यू नजर आ रही है, c की क्या वैल्यू नजर आ रही है। अच्छा इस इक्वेशन पे आ जाएं, a की क्या वैल्यू है -5, b की क्या वैल्यू है, और c की क्या वैल्यू है। और ये बात याद रखिएगा बेटा, ये जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं ये उस टाइम पे करने जा रहा हूं जब कांस्टेंट इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर हो, क्योंकि अगर कांस्टेंट इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए तो अपना साइन चेंज कर देता है, तो वैल्यू में फर्क आ जाता है। तो आपने इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि कांस्टेंट इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर हो। ओके, मतलब सिर्फ इतना काम जरूर कर लेना। अच्छा अब देखें, मैं अगर स्लोप की वैल्यू फाइंड, आपने मुझे यहां पे स्लोप की वैल्यू क्या बताई, यहां पर देखें, यहां पर आपने मुझे स्लोप की वैल्यू क्या बताई। अच्छा मुझे ऐसा लग 3, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये a की वैल्यू आपने बता दी डिवाइडेड बाय 5, ऐसा लग रहा है जैसे b की वैल्यू बता दी है और साथ में नेगेटिव का साइन, स्लोप का फार्मूला बन गया। तो अच्छा वेरीफाई करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन पे चलो 5। अब देखो यहां पर आपके पास -a डिवाइडेड बाय 12 क्या था, देखो अभी भी सेम है, मतलब अगर आपने इक्वेशंस में से स्लोप फाइंड करना है तो देखो भाई ये वाला फार्मूला तो आप अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई होता है जब दो पॉइंट्स गिवन, लेकिन जब इक्वेशन गिवन हो और आपने स्लोप फाइंड करना हो तो उसका पहला मेथड
कि इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या उसका दूसरा मेथड ऑल्टरनेटिव अप्रोच और शॉर्टकट मेथड वो ये है कि आप इसके लिए फार्मूला अप्लाई कर दो, m इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। नेगेटिव साइन फार्मूले का पार्ट है, माइनस एक्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई कोफिशिएंट। ऑलराइट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहां पर देखो, जैसे ही मैंने देखा ना a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, तो मैंने स्लोप फाइंड करनी होती, तो मैं -3/5 माइनस a बाय b स्लोप की वैल्यू आ गई है, मुझे कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी। ऑलराइट, इसी तरह जब मैं इधर गया तो देखो माइनस फार्मूले वाला और माइनस इसकी अपनी वैल्यू डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर क्या आ गया, ये देखो ये सॉल्व हो गया, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा, माइनस ए बाय बी। ऑलराइट, ए से क्या मुराद है, एक्स का कोफिशिएंट, और बी से क्या मुराद है, वाई का कोफिशिएंट, लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि अगर ये फिर दूसरी साइड पे चला गया या फिर नेगेटिव हो जाना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके एनी शो। तो वाई इंटरसेप्ट की बात करें, अब अगर आप लोग वाई इंटरसेप्ट को देखो, आपने वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या बताई थी, 26 तो देखो 26 क्या है आपके पास, सी, और 5 क्या है आपके पास। तो जब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो, c की वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब यहां पे मैं y इंटरसेप्ट ही लिख लूं, y इंटरसेप्ट, तो इसका फार्मूला क्या बनना है आपके पास, c अपॉन b। ओके हो गया, कोई इशू, तो यही काम नीचे देखो, c 13 अपॉन b की वैल्यू 12, 13/12 y इंटरसेप्ट की वैल्यू। ओके, अच्छा क्या आप लोगों ने सिर्फ y इंटरसेप्ट पढ़ा था, क्या x इंटरसेप्ट नहीं पढ़ा था, तो x इंटरसेप्ट भी तो फाइंड हो सकता है, लेकिन वो इस इक्वेशन से नहीं फाइंड होता। x इंटरसेप्ट फाइंड हो सकता है, लेकिन इस इक्वेशन से आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट मिलेगा, तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने का आपने फार्मूला यूज कर लेना है, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा y इंटरसेप्ट का क्या फार्मूला है, c अपॉन b स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ y। बेटा y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, और x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x ए। तो ये x इंटरसेप्ट का फार्मूला है, कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय b, तो y इंटरसेप्ट, कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय a, तो x इंटरसेप्ट। ओके, मतलब जिसके कोफिशिएंट के साथ कांस्टेंट को डिवाइड करोगे वही इंटरसेप्ट आ जाएगा। सी को अगर x के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करोगे तो x इंटरसेप्ट, सी को y के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करोगे तो y इंटरसेप्ट, x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करोगे नेगेटिव साइन के साथ, तो स्लोप ऑफ द इक्वेशन। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, यहां तक कोई इशू किसी को भी, गुड। अच्छा, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो आपने कहा कि आप स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही है, आजमा लूं। ये देखो, अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है 5 एंड 0, और आपके पास दूसरा पॉइंट गिवन है, हम्म,
0 एंड 10। बताएं स्लोप क्या होगा, बताएं स्लोप क्या होगा। ये 2 पॉइंट्स की बात है, मुझे स्लोप की वैल्यू फाइंड करके देना। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? 5/10 मतलब 1/2। 5/10 है, 10/5 ये 10/5 है। 10/5 and the answer is 2। 10/5 is equal to 2। 2 है या -2 है? 2 है या -2 है? फिर से गौर से देखो ना, जरा लिख लो। 10/5 है या 10/-5 है? तो -5, तो आंसर क्या आएगा? -2। शाबाश, गुड। अच्छा अब देखो, आप लोगों ने ना इसको कुछ इस तरह से किया होगा। 10 - 0 डिवाइडेड बाय 0 - 5 इज इक्वल टू 10/-5। अच्छा बेटा ये बात याद रखना कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव हो, बेसिकली फ्रैक्शन का साइन होता है। ये सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का साइन नहीं होता, ये फ्रैक्शन का साइन होता है। अब जब आप इसकी वैल्यू को डिटरमिन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2। ये आंसर है। और आप लोगों ने सिंपली अपना कैलकुलेटर उठाना है और जाकर इसको भी सॉल्व कर लेना है। ये देखें, y 10 - 0 डिवाइडेड बाय 0 - 5, ये बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। आपको इतने सोचने की क्या जरूरत है? ओके हो गई ये बात, ये बात क्लियर है? बेटा अगर ये कोई और पॉइंट्स होते हैं ना, आप ऐसे ही करते। ये पॉइंट है तब भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग गौर करो और मैं आपसे पूछूं कि यार ये फर्स्ट वाला पॉइंट 5 और 0 ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 5 और 0 ये एक्स एक्सिस पर है, तो क्या मैं इसको एक्स इंटरसेप्ट कह दूं? और अगर आपसे सेकंड वर्ड पूछा जाए तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये ऑन वाई एक्सिस है, तो इसको क्या कहा जाएगा? वाई इंटरसेप्ट। ऑल राइट। अच्छा बेटा ये बात अंडरस्टूड होती है कि एक्स इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू 0 एंड y इंटरसेप्ट में x इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्वेश्चन में क्या देता है? फाइंड द स्लोप ऑफ एन इक्वेशन whose x-intercept is 5 and y-intercept is 10। राइट? पॉइंट नहीं बना के देता, कहते हैं एक ऐसी इक्वेशन जिसका x-इंटरसेप्ट 5 और y-इंटरसेप्ट 10 है, उसका स्लोप बताओ। तो बेटा पॉइंट हमें खुद बनाने पड़ते हैं। कैसे? अगर वो कह रहे हैं ना x-इंटरसेप्ट 5, इट मींस दैट वो पॉइंट क्या होगा? भाई x-इंटरसेप्ट में y को 0 कर दो, बाकी वो x की वैल्यू है 5 और 0। कहता है y-इंटरसेप्ट इज 10, भाई y-इंटरसेप्ट में x को 0 कर दो, वो खुद y की वैल्यू है 0 और 10। पॉइंट बन गए आपके पास, कोई इशू? अच्छा अब अगर आप लोग यहाँ पे बात करें, मैंने आपसे कहा कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये बेसिकली फ्रैक्शन का साइन है। ऑल राइट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग -10, देखो क्या है, y इंटरसेप्ट एंड डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ये थर्ड फार्मूला है स्लोप फाइंड करने का, अगर इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज गिवन है, ये भी दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, आप फर्स्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट फार्मूला -y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी।
ऑल राइट। स्लोप फाइंड करने के लिए अगर दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो माइनस, अब देखो स्लोप फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर में किसको रखते थे, एक्स को या वाई को, वाई को, तो वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में किसका चेंज लेकर आते थे, चेंज ऑफ एक्स, तो डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट। ओके गुड। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हो जाएगा। तीनों फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लिए। फर्स्ट फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 उस टाइम पे यूज करना है जब दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, उस टाइम पे यूज करना। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या था कि अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गिवन हो तो y नहीं बेटा, m इज इक्वल टू स्लोप, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। a से क्या मुराद है, x का कोफिशिएंट, और b से क्या मुराद है, y का कोफिशिएंट। ऑल राइट। अगर ये फार्मूला भूल जाए और इक्वेशन गिवन हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन, और x का कोफिशिएंट स्लोप ऑफ द इक्वेशन बन जाएगा, और c y इंटरसेप्ट की वैल्यू बन जाता है। ऑल राइट। वैसे y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करने का क्या फार्मूला, अगर इक्वेशंस गिवन हो तो c ओवर b, और अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो c ओवर, लेकिन उस टाइम जब इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में हो। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। अच्छा, और अगर दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो फिर स्लोप फाइंड करने का फार्मूला माइनस वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट। कोई इशू? इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब जरा आप इसकी थ्योरी को पढ़ो और साथ में इसके जरा ग्राफ को देखो और मुझे बताओ कि क्या आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की समझ आ चुकी है। सबसे पहले ये वाली थ्योरी कंप्लीट करके बताएं, शाबाश, पढ़ें इसको। तो बेटा जैसे ही हम लोगों ने इस स्लोप को देखा और आप लोगों ने इसको स्टडी किया तो इससे रेलिवेंट हम लोगों ने तमाम चीजें डिस्कस कर ली हैं। जैसे यहाँ पे देखो, स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ नंबर विच डिस्क्राइब्स हाउ स्टीप इट इज, हाउ स्टीप इट इज मतलब उस स्ट्रेट लाइन की ढलवान कितनी है। अब यहां पर देखो भाई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन इसी के साथ ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड है, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन इसका स्लोप कम है, इसके स्लोप की वैल्यू ज्यादा है। स्लोप, इसका स्लोप होगा ना 1 तो इसका स्लोप होगा 4, है दोनों पॉजिटिव। तो ये जो स्टीपनेस होती है ना, ये जो ढलवान पाई जाती है किसी भी स्ट्रेट लाइन में, इसको स्लोप कहते रहते हैं। ये बात समझ आ गई है? आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े जो लोडिंग ट्रक्स होते हैं ना, वहां से सामान उतारने के लिए ना वो काफी हाइट पर होते हैं, तो वो ना लकड़ी के तख्ते लगाते हैं, तो बेसिकली वो ढलवान बन रही होती है, उसको स्लोप कहते हैं। क्लियर? आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी, और आपको अब ये वाली लाइन भी समझ आ चुकी होगी कि बेसिकली ये लिखा हुआ क्या था। फिर इट इज मेजर ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द, और बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग मैथमेटिक्स में y से डिनोट करते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स, एक है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, हम उसको y कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम उसको x कहते हैं। तो देखो, चेंज इन y मींस चेंज इन x, सॉरी, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल which results from the change in, कि बेटा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में चेंज की वजह से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आया।
उसे कहा जाता है स्लोप ऑफ द इक्वेशन। ऑलराइट, कि x की वैल्यू के चेंज करने से y की वैल्यू में क्या चेंज आ जाता है, ये है हमारे पास स्लोप की डेफिनेशन। आई होप कि ये स्लोप से रेलेवेंट कॉन्सेप्ट आप सब बच्चों को क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।